बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फार्मास्यूटिक्स का थर्ड लेक्चर है हमारा। हमने सरफेस टेंशन स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 4। फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हमने सरफेस टेंशन को स्टडी किया था डिटेल में। उसमें हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी, एक्सप्लेनेशन, मेथड्स टू डिटरमिन सरफेस टेंशन। इसके अलावा हमने उसमें इक्वेशन को डिस्कस किया था। स्टेलेग्मोमीटर को भी हमने डिटेल में पढ़ा था फर्स्ट 2 लेक्चर्स में, सेकंड लेक्चर्स में। आज हमारा सरफेस टेंशन का थर्ड लेक्चर है, थर्ड पार्ट है इसका। आइए हमारा लास्ट पार्ट है। आज हम सरफेस टेंशन को एंड कर देंगे आज के लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है आगे सरफेस टेंशन को फर्दर हम उसको डिस्कस करते हैं कि उसके कौन कौन से टॉपिक्स आगे फर्दर रह गए हैं सरफेस टेंशन के। आज का फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है सरफेस टेंशन का वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो सरफेस टेंशन पे इफ़ेक्ट करते हैं, कौन कौन से अवामिल जो हैं असरअंदाज होते हैं। सरफेस टेंशन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है कि कौन से फैक्टर्स उस पर इफ़ेक्ट करेंगे। फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। नंबर 1 है इंटरमोलेकुलर फोर्स। 2 है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 3rd है टेम्परेचर। 4th है कोहेसिव फोर्स एंड 5th है एडहेसिव फोर्स। ये फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं सरफेस टेंशन पे। इसको डिटेल में पढ़ते हैं आगे वन बाय वन। नंबर 1 है इंटरमोलेकुलर फोर्स। इंटरमोलेकुलर फोर्स की वजह से क्या होता है। अब इंटरमोलेकुलर फोर्स हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स होती है उसको कहते हैं इंटरमोलेकुलर फोर्स। सरफेस टेंशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इंटरमोलेकुलर फोर्स। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्स होगी उतनी ही सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी। जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, इस वजह से उसके अंदर सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होती है। तो ये एक फैक्टर है इंटरमोलेकुलर फोर्स के। इंटरमोलेकुलर फोर्स जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी सरफेस टेंशन भी उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फर्स्ट हमने इंटरमोलेकुलर फोर्स पढ़ी थी और नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सरफेस टेंशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होती है? वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इंक्रीज होगी और सरफेस टेंशन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सरफेस टेंशन भी इंक्रीज होगी। सरफेस टेंशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो सरफेस टेंशन भी प्रेजेंट है, वो भी इंक्रीज होगी। ये सेकंड फैक्टर है जो इफ़ेक्ट करता है सरफेस टेंशन पे। 3rd है टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट है सरफेस टेंशन पे? सरफेस टेंशन डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के अंदर उनकी मूवमेंट जो है वो हरकत में आते जाएंगे, तो उनके दरमियान जो बॉन्डिंग होगी, फोर्सेस होगी, वो डिक्रीज़ हो जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा तो सरफेस टेंशन भी डिक्रीज़ होती जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज़, फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर जो है उसको गर्म करते हैं तो उसके जो अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो फ़ौरन से उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उनके दरमियान जो बॉन्डिंग है वो ख़त्म हो जाती है और वेपर्स की फॉर्म में आना शुरू हो जाते हैं। तो सरफेस टेंशन क्या करती है? वो डिक्रीज़ हो जाती है जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। ये इसका थर्ड फैक्टर था जो इफ़ेक्ट करता है सरफेस टेंशन के। इंक्रीज़ टेम्परेचर जो है वो सरफेस टेंशन को डिक्रीज़ कर देता है।
इसके बाद आ जाता है कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स जो है वो कैसे इफेक्ट करती है? कोहेसिव फोर्स किसे कहते हैं? कोहेसिव फोर्स हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं सेम लिक्विड के अंदर, उनके दरमियान जो फोर्स होगी वो कोहेसिव फोर्स कहलाएगी। स्ट्रॉन्गर द कोहेसिव फोर्स ग्रेटर द सरफेस टेंशन। जितनी कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होगी मॉलिक्यूल्स के अंदर, जितनी फोर्स ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होगी। ये कोहेसिव फोर्स ही। नेक्स्ट जो है फैक्टर जो इफेक्ट करता है वो है एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स किसके दरमियान में होती है? लिक्विड और सॉलिड के दरमियान में होती है, सरफेस के दरमियान। स्ट्रॉन्गर द एडहेसिव फोर्सेस लेसर द सरफेस टेंशन। जितनी स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्स होगी सरफेस टेंशन उतनी ही कम होगी। फॉर एग्जांपल लिक्विड जो है किसी भी सरफेस के ऊपर है तो उनके दरमियान जो फोर्सेस जो स्ट्रॉन्ग होंगी, अगर वो एब्जॉर्ब हो गया, अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो इसका मतलब है कि एडहेसिव जो सरफेस टेंशन है वो उतनी ही कम होगी। ये एडहेसिव फोर्स है, ये फैक्टर्स जो हैं ये इफेक्ट करते हैं सरफेस टेंशन पे, जिसमें हमने पढ़ा है इंटरमोलेकुलर फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टेम्परेचर, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। ये फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं सरफेस टेंशन पे। सरफेस टेंशन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एग्जांपल्स ऑफ सरफेस टेंशन। फर्स्ट लेक्चर में भी हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी कि डेली लाइफ की कॉमन एग्जांपल्स कौन सी हैं सरफेस टेंशन की। आज हम उन एग्जांपल्स को डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं सरफेस टेंशन की। नंबर 1 है ड्यू ड्रॉप्स, वाटर ड्रॉप्स। ड्यू ड्रॉप्स जो शबनम के कतरे होते हैं कि रात के वक्त जब हम सुबह उठ के देखते हैं कि जो लीव्स होते हैं उसके ऊपर ड्रॉप्स होते हैं, पानी के कतरे होते हैं। सरफेस टेंशन गिव्स स्फेरिकल शेप टू वाटर ड्रॉप्स। ये फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं वो स्फेरिकल क्यों होते हैं, स्फेयर क्यों होते हैं, गोल क्यों हो जाते हैं? सरफेस टेंशन की वजह से होते हैं। उनके इंटरमोलेकुलर फोर्स होती है, सरफेस एरिया कम हो जाता है जिसकी वजह से उनकी जो शेप है वो स्फेयर फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, ये इसके एग्जांपल है कि वाटर ड्रॉप्स जो होते हैं वो स्फेरिकल शेप में सरफेस टेंशन की वजह से होते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल थी। नेक्स्ट एग्जांपल हम इसकी देखते हैं ज़रा। नेक्स्ट एग्जांपल इसकी है मरकरी, जिसको पारा कहते हैं। मरकरी जो होती है, मरकरी डज नॉट स्टिक टू द वॉल्स ऑफ कैपिलरी ट्यूब ऑफ थर्मामीटर बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। जो मरकरी होती है, आपने थर्मामीटर देखा होगा, थर्मामीटर के अंदर मरकरी मौजूद होती है। तो जो मरकरी होती है उसके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट सरफेस टेंशन होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है सरफेस टेंशन कि वो जो है थर्मामीटर की वॉल जो होती है उसकी ग्लास की जो कैपिलरी ट्यूब जो होती है अंदर उसके साथ स्टिक नहीं करती। इतनी स्ट्रॉन्ग उसके अंदर सरफेस टेंशन होती है। आपने देखा होगा कि अगर थर्मामीटर टूट भी जाए तो उसके अंदर से जब मरकरी निकलती है तो वो स्फेरिकल शेप में ही नज़र आती है, वो कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होती, स्फेयर्स में ही रहती है। मरकरी डज नॉट स्टिक टू द वॉल्स ऑफ कैपिलरी ट्यूब ऑफ थर्मामीटर बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन की वजह से ही है कि उसके जो है वो वॉल के साथ स्टिक नहीं होती। ये इसकी एग्जांपल थी मरकरी सरफेस टेंशन की। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है सेपरेशन ऑफ ऑयल एंड वाटर। ऑयल एंड वाटर जो हैं कभी भी मिक्स नहीं होते। आपने देखा होगा कि जो ऑयल है वो वाटर के ऊपर आ जाता है, सेपरेट ही रहते हैं, मिक्स नहीं होते। ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स टुगेदर, वो कभी भी मिक्स नहीं होते। इट इज़ बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ टू फेजेस। जो टू फेजेस हैं, एक ऑयल फेज है और एक वाटर फेज है, तो इनकी सरफेस टेंशन की वजह से ये टू फेजेस जो हैं वो आपस में मिक्सअप नहीं होती, अलग अलग ही रहती हैं। ऑयल ऊपर रहता है और वाटर नीचे। ये इसमें पिक्चर में देखें ज़रा। नेक्स्ट
ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा पिक्चर में कि ऑयल जो है वो सेपरेट होता है, सरफेस पे होता है, पानी नीचे है, क्योंकि इनके दरमियान सरफेस टेंशन ज़्यादा है, तो ये जो है आपस में सेपरेट रहते हैं। ये इसकी एग्जांपल थी। थर्ड एग्जांपल। फोर्थ एग्जांपल है इन प्लांट्स। पौधों के अंदर जो है सरफेस टेंशन कैसे मतलब क्या रोल प्ले करती है अपना। सरफेस टेंशन अलाउज प्लांट to move water and dissolve nutrients from their roots to their leaves. अगर वाटर के अंदर सरफेस टेंशन ना होती तो वाटर जो है वो इजीली मूव ना कर रहा होता रूट से उनकी लीव्स तक। ये सरफेस टेंशन ही है वाटर के अंदर जो अलाउ कर रही है कि वो मूव हो रहा है वाटर उनकी रूट से उनकी स्टेम और लीव से। इसके अंदर डिज़ोल्व न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ग्लूकोज होता है और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर जो है इजीली मूव कर जाता है डिफरेंट पार्ट्स में, लीव्स में और पूरे प्लांट में। ये इसकी एग्जांपल है सरफेस टेंशन की। फोर्थ एग्जांपल है। ये एग्जांपल्स हैं जो रोल प्ले करती हैं। ये सरफेस टेंशन है जो डेली लाइफ में अपना रोल प्ले करता है, जिसमें आ जाता है ड्यू ड्रॉप्स हैं, मरकरी है, सेपरेशन ऑफ ऑयल एंड वाटर है, और प्लांट्स में इसका क्या काम है सरफेस टेंशन का। ये इसकी एग्जांपल्स थी। ये इसकी एग्जांपल्स थी। अब जो है आगे हम पढ़ रहे हैं वो है एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन। एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन। Bile salts reduces the surface tension of lipids in duodenum, which results in increased solubility of lipids, which helps in the digestion of lipids. सरफेस टेंशन की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई होता है इसका। बाइल साल्ट्स। बाइल साल्ट्स किसे कहते हैं? बाइल साल्ट्स हमारे गॉल ब्लैडर में होते हैं, जो क्या करते हैं, लिपिड्स जब फूड लेते हैं उसके अंदर लिपिड्स है, ऑयल्स होता है, तो बाइल साल्ट्स क्या करते हैं, उन ऑयल को ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो वहाँ जाके ये बाइल साल्ट्स लिपिड की को सोलेबल करते हैं, उसको डिज़ोल्व करते हैं। बाइल साल्ट रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ लिपिड्स इन ड्यूडेनम। क्या करते हैं बाइल साल्ट्स? ये लिपिड्स को की सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेंगे सबसे पहले ड्यूडेनम में, विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज सॉलिबिलिटी ऑफ लिपिड्स। जब उनकी सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं तो क्या होता है, लिपिड्स जो हैं उसकी सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, जिसकी वजह से जो लिपिड्स हैं, ऑयल है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ये इसकी एप्लीकेशन है सरफेस टेंशन की। नेक्स्ट है surfactants. Surfactants are chemicals which are used for cleaning of clothes and utensils. They reduce the surface tension. अब surfactants क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं जो क्लीनिंग में इस्तेमाल होते हैं, कपड़े धोने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे डिटर्जेंट होता है, पाउडर, सर्फ होता है, सोप्स होती हैं, उनके अंदर क्या पाया जाता है? सरफेक्टेंट होता है, ऐसा केमिकल होता है जो क्या करता है, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है वाटर की, और जिसकी वजह से वो क्लीनिंग में जो है आसानी होती है।
सरफेक्टेंट्स आर केमिकल्स विच आर यूज फॉर क्लीनिंग, जो क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, एंड यूटेंसिल्स, जो बर्तन धोने के लिए। दे रिड्यूस द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को कम करते हैं, जिसकी वजह से क्लीनिंग जो है, सफाई जो है वो आसान हो जाती है। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है इमल्सिफाइंग एजेंट, जिनको सरफेस एक्टिव एजेंट्स भी कहा जाता है। reduces the surface tension of oil and water phase which results in the stabilization of emulsion। अब इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है? सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो रिड्यूस करते हैं सरफेस टेंशन को ऑयल्स एंड वाटर की। जैसे आपको बताया गया है कि ऑयल और वाटर जो है वो आपस में मिक्स नहीं होते, सेपरेट ही रहते हैं, तो उनको मिक्स करने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट जो होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं, उनको यूज़ किया जाता है। इमल्सिफाइंग एजेंट या इमल्शन, इनको हम डिटेल में आगे फार्मास्यूटिक्स में पढ़ेंगे। इधर जस्ट आपको एज ए एप्लीकेशन इसके बारे में बताया जा रहा है। Emulsifying agent reduces the surface tension of oil and water phase which results in the stabilization of emulsion। अब इमल्शन क्या होती है? इमल्शन ऑयल और वाटर के मिक्सचर से बनती है, लेकिन जब तक उसके अंदर इमल्सिफाइंग एजेंट नहीं जाएगा तो वो इमल्शन जो वो प्रिपरेशन है वो नहीं बनेगी। ठीक है, प्रिपरेशन का नाम है इमल्शन, जो ऑयल और वाटर को मिक्स करके बनाई जाती है, लेकिन जब इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट डालते हैं तो फिर वो स्टेबल हो जाती है, क्योंकि वो रिड्यूस इमल्सिफाइंग एजेंट क्या कर रहा है? वो उसकी सरफेस टेंशन को ऑयल और वाटर की रिड्यूस कर रहा है। ये इसका काम है, ये इसकी एप्लीकेशन है जो फार्मास्यूटिक्स में उसकी प्रिपरेशन में, इमल्शन की प्रिपरेशन में, क्रीम्स लोशंस में जो यूज़ होती है वो यही इमल्शन ही यूज़ होती है। बहुत इम्पोर्टेंट इसकी एप्लीकेशन है ये। फार्मास्यूटिक्स में इमल्सिफाइंग एजेंट और इमल्शन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, ये इसकी थी एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन इसकी है सरफेस टेंशन की, वो है द केमिकल एक्टिविटी ऑफ डिसोल्यूशन, absorption and bioavailability of drug may depend on the surface of the molecules। अब क्या होता है कि डिसोल्यूशन है, एब्जॉर्प्शन है, बायोअवेलेबिलिटी है। डिसोल्यूशन किसे कहते हैं? कि ड्रग जो है, केमिकल एक्टिविटी है ड्रग की, वो डिज़ोल्व हो रही है। ड्रग हमारी बॉडी में जाके उसने कैसे डिज़ोल्व होना है, उसने एब्जॉर्ब कैसे होना है, उसकी बायोअवेलेबिलिटी कैसी है ड्रग की, वो डिपेंड क्या कर रही है? सरफेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स के जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग है, उनके अंदर कितनी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्स है, उस पर भी डिपेंड करती है कि आसानी से वो ड्रग जो है वो हमारे बॉडी में जाके फ्लूइड्स के अंदर एब्जॉर्ब होती है, हमारे ब्लड के अंदर जाके डिज़ोल्व होती है कि नहीं होती। तो इसको भी स्टडी किया जाता है। ड्रग्स को जब भी प्रिपेयर किया जाता है तो उनकी सारी स्टडी की जाती है कि किस तरह ये जो है बॉडी में जाके अपना रोल प्ले करेंगे। तो ये जो है सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये ज़्यादा उसके डिपेंड करते हैं कि ड्रग जो है इजीली एब्जॉर्ब होगी, डिज़ोल्व होगी, उसकी बायोअवेलेबिलिटी के ड्रग में अपनी बॉडी में जो है वो ड्रग कितनी अवेलेबल है बॉडी में जाके। ये सारी स्टडी जो है वो डिटेल में की जाती है। ये कुछ एप्लीकेशंस थी जो हम जो सरफेस टेंशन की हैं, जो यूज़ होती हैं, अप्लाई होती हैं। आज हमने 3 टॉपिक्स पढ़े हैं इसके सरफेस टेंशन के। फैक्टर्स कौन से इफ़ेक्ट करते हैं सरफेस टेंशन पे, उसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं सरफेस टेंशन की, और एप्लीकेशंस पढ़ी हैं सरफेस टेंशन की, कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं। तो यहाँ जो है हमारा सरफेस टेंशन का टॉपिक एंड होता है।
जितना आपको सरफेस टेंशन का टॉपिक पढ़ाया गया है उसको जो है आपने पढ़ना है, गौर से सुनना है और उसको नोट करना है, याद करना है इसको। नेक्स्ट हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आज हमारा ये लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।